अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत हुए थे, लगता ये है कि उसकी स्याही अभी तक खुश्क नहीं हुई और जो उसमें रुकावटें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। पहले ही हम जानते हैं कि जो जुमे के रोज़ मुज़ाकरात का आगाज़ होना था स्विट्ज़रलैंड में, वो मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ और उसकी वजह लबनान में जो मुसलसल इजराइल की तरफ से जो खिलाफवर्जियाँ हैं वो जारी हैं। हालांकि कल भी हमने जिक्र किया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक जो जंगबंदी है उस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखी हैं और मज़ीद 16 जो अफराद हैं वो जहाँ भाग हुए हैं सदर्न लेबनान में। और नतीजा ये निकला है कि ये सारा मामला अपेरेंटली खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले ईरान की जो खातमुल अंबिया मिलिट्री कमांड है, जो उनकी आला मुश्तरका कमांड है, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि जो इजराइल की तरफ से रिपीटेडली ये जो वायलेशंस हो रही हैं सीज़ फायर की, और अमेरिका का भी उन्होंने नाम लिया है और ख़ास करके जिक्र किया है कि ये जो 14 नुकाती MOU था उसकी ये फर्स्ट क्लॉज है कि तमाम महाजों पर जंगबंदी की जाएगी, उसमें लबनान भी शामिल था। और क्योंकि इजराइल की तरफ से मुसलसल जो लबनान में ये खिलाफवर्जियाँ जारी हैं, तो इसकी वजह से फौरी तौर पर ऐलान किया उन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक दफ़ा फिर जो तमाम जो शिप्स के लिए वो बंद कर दिया गया है। अब जाहिर है ये ईरान के पास एक ऐसी लेवरेज है जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अभी तक इतनी कंसेशंस ली हैं। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमेसी है वो उसकी जो कोशिशें वो नहीं की जा रही, मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुँचे हैं, उनकी मुलाकात अभी तक ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची से हुई है। दूसरी तरफ ये भी इत्तलात हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कतर में ऑलरेडी जो कतर के प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है शहबाज कि क्या ईरान अपना वफ्द भेजेगा? बज़ाहिर जो इत्तेहाद लग रही है, क्योंकि ईरान ने बड़ी वाज़े तौर पर अपनी एक रेड लाइन तय की थी और जो MOU खुद अमेरिका ने एग्री भी किया था कि तमाम महाजों के ऊपर जो सीज़ फायर है उस पर अमल दरामद होगा, लबनान भी उसमें शामिल है। और उसके बाद फिर जो 60 डे की विंडो है, जो बातचीत है, बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पर आगाज़ होगा। लेकिन लबनान में जंगबंदी हो नहीं पा रही और इस वजह से मामलात उस तरीके से शायद आगे बढ़ नहीं रहे अभी। कामरान, इसमें एक जो चीज़ बड़ी वाज़ेह और जो दो सवाल आपने रेज़ किए उससे बढ़कर एक जो और सवाल है, ये सबको पता है, अमेरिका को, ईरान को, पाकिस्तान को, जितने बाकी कंट्रीज़ मेडिएट कर रही हैं कि जो स्पॉइलर है वो इसराइल है। और इसके हवाले से जो JD वैंस की, उनके वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जब सबको पता है स्पॉइलर इसराइल है, तो इस सूरत में अमेरिका जो है वो क्या कर सकता है? उसके पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि ईरान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि जब तक उसके एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, हिजबुल्लाह को, तब तक वो मुकम्मल जंगबंदी को नहीं समझता। बेशक आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में का ब्लॉकेड भी खत्म हो गया और बाकी अमेरिका और ईरान दोनों अपनी जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं। बट द बिगेस्ट कमिटमेंट जो कि एक बिगेस्ट हर्डल बन गई है कि इसराइल और लेबनान के फ्रंट के ऊपर जंगबंदी, सपोजिटली इस पे इसराइल नहीं मानता, जो कि नहीं मान रहा वो, तो फिर इसके बाद ऑप्शंस क्या बचती हैं अमेरिका के पास कि वो कि ऐसा क्या करे जिसके बाद ये जो बात जो तकनीकी मुज़ाकरात होने वो भी हो जाएं, 2 माह की जो डेडलाइन तय हुई है इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, वो भी हासिल हो जाए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल जो कुछ गैर मामूली बयानात देखने को मिल रहे हैं, कल भी जिक्र किया था हमने, JD वैंस ने जिस तरीके से इसराइल को पब्लिकली तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो MOU किया है अमेरिका ने, ये लार्जर जो इंटरेस्ट है अमेरिका का पूरे रीजन का उसको सामने रखते हुए किया है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ये मानते हैं कि ये बेहतरीन एक इस वक्त ऑप्शन है। अब क्या कर सकते हैं अदर देन द स्टेटमेंट्स जो इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? अगर अमेरिका वाकई चाहता है कि इसराइल के ऊपर दबाव डाले और इसराइल को मजबूर करे, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि वो लेबनान में फौरी तौर पर जो गोलाबारी कर रहे हैं वो बंद करें, तो उसका बेहतरीन हल है कि जो सपोर्ट अमेरिका उनको खास करके सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, वो आज अगर वो बंद कर दे, क्योंकि JD वैंस ने यह कहा था कि पिछले 3 महीनों में जो इसराइल ने अपने दिफा के लिए जितने हथियार इस्तेमाल किए उसका 2/3 जो है वो अमेरिका में बना था और अमेरिका की टैक्स पेयर्स मनी से बना था। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो रीजन की इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है और अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट मटीरियली विड्रॉ कर लेता है तो क्या इसराइल उसके हवाले से सर्वाइव कर पाएगा? तो ये आई थिंक सबसे बड़ा एक सवाल है
क्योंकि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि एक रिफ्ट है। कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि शायद पब्लिक पोस्टरिंग तो इसराइल और अमेरिका की तरफ से हो रही है, लेकिन अमेरिका उस एक्सटेंट तक जाना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जहां से कंप्लीट जो सपोर्ट है वो इसराइल के लिए विड्रॉ कर ले। शायद यही वजह है कि इसराइल भी जानता है और इसराइल उसका फायदा भी उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फिर उसका नुकसान क्या होगा कि ये जो इतनी हार्ड अर्न इतने अरसे से डिप्लोमेटिक प्रोसेस था, उसमें पाकिस्तान, कतर, बाकी ममालिक भी शामिल थे और अमेरिका भी चाहता था डील करना। तो अगर तो ये पहले मरहले में ही, यानी कि अभी तो MOU साइन हुआ था ना, हतमी मुआहदा तो नहीं है, अभी मुज़ाकरात होने या बाकी इशूज़ के ऊपर डिस्कशन होनी है, यहीं पे मामला रुक जाता है तो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी दोबारा बंद करने का ईरान ने ऐलान किया है, कल ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को खुशखबरी दी थी, जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई हैं। लेकिन ये जो अनसर्टनिटी रहेगी तो हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं, इवन पाकिस्तान में भी लोग जो खुश हैं कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ये शॉर्ट लिव्ड हो। तो लेट्स सी कि अब जो अमेरिका है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेवरेज तो उनके पास है मेरे ख्याल में, और उसका देखिए कामरान, जो ज्यूइश लॉबी है ना, उसका जो कंट्रोल है अमेरिकन इकोनॉमी का, अमेरिकन पॉलिटिक्स का, उसमें शायद ही कुछ होगा बंदा जिसको कोई भी उसका इससे डिफर करेगा कि उनका जो ओवरऑल कंट्रोल है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, ताल्लुकात बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। और JD वेंस की भी जो स्टेटमेंट है, शायद इन रिसेंट हिस्ट्री इस तरह की क्रिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट इसराइल नहीं आई, बट लेट्स अस्यूम आपने कहा जी कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इतने मजबूर हैं कि वो कर नहीं सकते। तो अगर वो इतने मजबूर हैं, वो कर नहीं सकते, और इसराइल उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है पब्लिकली जो एक्सप्लॉयटेशन ही हम कह सकते हैं उसकी, तो अगर वो एक्सप्लॉयटेशन को अपनी कोई जारी रखता है तो फिर तो हम स्टेलमेट हो गया ना, फिर तो कोई भी बात आगे बढ़ नहीं सकती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद हो गया, जो प्राइस है उसकी ब्रेंट क्रूड की वो अभी $80 के ऊपर है, कल से मार्केट बंद है। अब मंडे को जो मार्केट ओपन होगी या कल जब भी होती है तो उसमें क्या सूरत हाल बनती है। तो ये तो सारी चीज़ें फिर एट रिस्क आ जाती है ना, कि तो सिर्फ एक छोटा सा मुल्क जिसकी वजह से पहले ही पूरा खित्ता जो एक वो जंग की कैफियत से गुजर रहा है फरवरी 28 के बाद से, क्या उसकी वजह से फिर दोबारा वो तीसरी आलमी जंग की बातें और फिर वही सारी जो कहानी वो रिपीट हो गई। एक छोटा सा मुल्क जो कहा है, ये उसी की वजह से तो ये पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये एक भूचाल है। छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है। जिस तरीके से पिछले चंद अरसे से, सालों से उसने हर फ्रंट के ऊपर जो महाज खोल रखे हैं, ये तो अमेरिका को अब डिसाइड करना है। क्योंकि जब आप MOU में आपने क्लियरली अगर उसकी पहली क्लॉज देखें कि अमेरिका ने उसमें अग्री किया है कि तमाम महाजों के ऊपर ये जंगबंदी का इतलाक होगा और उसमें बाकायदा तौर पर लेबनान का नाम शामिल है। तो ईरान इस हद तक कहने में हक बजानिब है कि अगर इस मुआहदे की या MOU की पहली जो क्लॉज है उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि इसराइल के बिहाफ पे अमेरिका ने ये गारंटी दी है ना कि वो लेबनान में जंगबंदी को इंश्योर करेंगे, और जो ईरान है वो हिजबुल्लाह के बिहाफ पे ये जमानत उसने दी है कि ठीक है, अगर इसराइल सदर्न लेबनान के ऊपर जो कार्रवाई बंद कर देगा तो हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट नहीं करेगा। तो ये फिर अगर अमेरिका इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करवा सकता तो नेचुरली जो ईरान ने अगर ये रिटेलिएट किया है या दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है तो वो तो कहेंगे कि ये हम बिल्कुल हक बजाने में, क्योंकि ये अमेरिका का काम है इस चीज़ को इंश्योर करना। लेकिन इसमें हैविंग सेड दैट, हमने देखा ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, वो कहते हैं ना कि हमें इमीडिएटली कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि जैसे सारा प्रोसेस खत्म हो गया। मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अभी भी जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हो रही हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक से आज तेहरान पहुँचे हैं, उनकी अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ पर मुलाकात हुई है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि स्विट्ज़रलैंड में कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर ये इतलात भी आ रही हैं कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी वहाँ पर जा रहे हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि मुमकिन तौर पर जो अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। तो वाइल जो लेबनान वाला इशू एक स्टम्बलिंग ब्लॉक तो बन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जो खास करके मीडिएटर्स जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को यहाँ तक लाया, वो चाहते हैं कि टेक्निकल लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हों। बट अगेन इसमें जो सबसे की क्वेश्चन वो यही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट अभी ईरान ने जारी की है, हालांकि उस MOU के अंदर तो नहीं है, जंगबंदी की बात की गई है। ईरान का वैसे ये मौक़िफ़ रहा है कि जो इजराइल है वो जनूबी लेबनान से विड्रॉ करे अपनी फोर्सेस। MOU के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट ईरान ने जारी की है कि वो सदर्न लेबनान से विड्रॉ करे जो इजराइल अपनी फोर्सेस, तो ये एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इजराइल को उस तरह से एक्सेप्टेबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो ये इनके रीजनल और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इजराइल के भी हैं, अमेरिका के भी हैं,
फिर उसका लिंक जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ भी है, क्योंकि ये जो डील हुई है जिसको अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, तारीखी डील है, इजराइल के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये डिजास्टर है इजराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे जो अपनी सियासी उनका कैरियर था वो इसी बुनियाद के ऊपर था कि हमने ईरान को तबाह करना है, हमने ईरान में जो करंट रिजीम है उसको रिप्लेस करना है, और बजाय इसके कि ये जो जंग अमेरिका ने इजराइल के कहने के ऊपर छेड़ी थी, उसका नतीजा ये निकला है कि आज ये कंसेंसस है कि ईरान पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरा है। और ये जो 14 नुकाती MOU आप देखें तो उसमें क्लियरली मॉरल विक्ट्री भी ईरान की, एक तो उसकी जो डिफेंस फ्रंट के ऊपर उसकी जो विक्ट्रीज हैं वो अपनी जगह पे, उसने अपने आपको जिस कंट्री पे अटैक किया जाए उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होती है कि अपने आप को वो सर्वाइव कर ले उस प्रोसेस से। जितने नुकसान हुए इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका ने जो बम्बार्डमेंट की और इसराइल ने जो की उसके नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन लाइफ का, मासूम बच्चियों का उनको शहीद किया गया, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं की खवातीन की, जो कुछ गजा में हो उसको रिपीट करने की इसराइल ने कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर द सेन वॉइसेस जो है वो दे विल हैव टू प्ले अ रोल, और कहीं ना कहीं इसको जो है वो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अब एक जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो एक वीक पोजीशन इसराइल की होगी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉरल ग्राउंड, इसकी कभी परवाह नहीं करता। इसराइल के लिए मोरालिटी इज नथिंग, दे डोंट केयर, और जो उनकी अभी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जिसका। लेकिन एक जो चीज़ कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही, जो आपने क्लिप भी प्रोग्राम में चलाया था, कि अगर नहीं मुआहदा होता तो क्या करते, 2 हफ्ते के बाद बम्बार्डमेंट करते, साल बाद करते, 2 साल करते, फिर क्या करते। तो कोई भी चीज़ है उसका जो हल है, कोई भी जंग है, कोई भी तनाज़ा, उसका हल जो है वो पीस उसका जो है वो वही आउटकम होता है, अदरवाइज मुज़ाकरात के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल है लबनान के अंदर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो पूरी अपार्टमेंट्स और जो बिल्डिंग्स को उड़ा देते हैं उसमें तमाम के तमाम जो हिजबुल्लाह के लोग नहीं है वहां पर, उनका ये कहना था कि कम से कम जो ट्रंप का ये कहना था कि वो तो नहीं चाहते कि ऐसे ही लोगों को आप मारते रहें। फिर JD वैंस ने भी ये कहा कि अगर इजराइल का ये ख्याल है कि हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है तो ये भी अप्रोच ठीक नहीं है। और ओवरऑल इजराइल के जो करंट रिजीम है ये ओवरऑल भी कोई उनकी मोरालिटी नहीं है। और JD वैंस ने उनको ये भी याद कराया कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क आज भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अमेरिका है, यानी कि पूरी दुनिया में अब यूरोप के अंदर भी अगर आप देखें तो इजराइल की वो सपोर्ट नहीं है। और अगर वो अमेरिका के साथ ही टक्कर ले रहा है और उसकी सपोर्ट भी लूज करता है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, नोबडी नोज। बट टिल नाउ इट अपेयर्स कि वो तमाम जो अमेरिकी प्रेशर है उसको फिलहाल इजराइल रेजिस्ट कर रहा है और हर सूरत वो कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है इसको डीरेल किया जाए। किस हद तक वो कामयाब होता है या अमेरिका प्रिवेल करता है, इस पर हम जरूर नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के कुछ मुआशी इशूज़ का और ख़ास करके ऑटो पॉलिसी से मुतालिक, और ख़ास करके इस बजट के अंदर हुकूमत ने कुछ जो स्टेप्स तजवीज़ किए थे टैक्सों के हवाले से, ख़ास करके गाड़ियों के ऊपर, उससे मुतालिक IMF के साथ क्या मामला चल रहा है गवर्नमेंट का। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट तो प्रेजेंट कर दिया गया है, ज़ाहिर है कि उसकी अप्रूवल जो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बजट के अंदर कई जो तजावीज़ थी। एक जो इशू है, एक तो जो ऑटो पॉलिसी है वो उसकी जो करंट ऑटो पॉलिसी थी उसकी जो टर्म है या मियाद है वो इसी महीने ख़त्म हो रही है और नई ऑटो पॉलिसी आनी है। अभी तक वो ऑटो पॉलिसी आई नहीं है और उसकी एक वजह शहबाज यही है कि जो कुछ स्टेप्स ज़ाहिर है कि IMF के साथ हम निगोशिएशंस में हैं और जो ऑटो पॉलिसी अभी तक तो नई नहीं आई, लेकिन जो भी नई ऑटो पॉलिसी आएगी उसमें जो भी स्टेप्स लेने हैं, कुछ आपको फाइनेंस बिल के अंदर उसमें चीज़ें करनी होती हैं, तो वो उसको सामने रखते हुए जो IMF भी कहता है कि आप जो तजावीज़ हैं वो इसमें रखें। तो इस वक्त अपेरेंटली लग रहा है कि IMF कुछ जो गवर्नमेंट इसमें कुछ करना चाहती है ऑटो पॉलिसी से मुतालिक, कुछ टैक्सों से मुतालिक, तो सेम पेज के ऊपर नहीं है। तो क्या ब्रॉडर इश्यूज इस वक्त? देखिए, IMF और पाकिस्तान तो दूर की बात है, उनका दोनों का एक सेम पेज के ऊपर होना। यहाँ पे हुकूमत के अपने जो इदारे हैं वो एक सेम पेज के ऊपर नहीं है। बजट आपको पता है कि वो लास्ट जुमे को पेश हुआ था और बड़ी स्पीड से अप्रूवल के प्रोसेस में वो जा रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है और जो प्लान है इनका 23 जून को बजट की मंजूरी नेशनल असेंबली से हो सकती है। 9-10 से पहले 23 जून को बजट पास करने का इनका प्लान है और 24 को जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है और कंक्लूडिंग स्पीच वो 24 जून को ये सेशन जो है वो प्रोरोग करना चाहती है गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी। इनका यही प्लान इस वक्त लग रहा है। लेकिन ये जो एक एट द 11th आवर एक चीज़ सामने आ गई, ऑटो पॉलिसी के ऊपर जो इत्तेफाक नहीं हो रहा है। जो मौजूदा पॉलिसी है ये 30 जून को ख़त्म हो रही है, जैसे आपने कहा। अब नई पॉलिसी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि 5 साल का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, 2 साल से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है,
है, तो पॉलिसी पहले ही तैयार हो चुकी होती, ड्राफ्ट इसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका होता, और आज जब हम बैठे बात कर रहे हैं तो शायद हम ये बात ना कर रहे थे, ये ऑलरेडी पॉलिसी। एक वजाहत करते हैं, टेक्निकली जो ऑटो पॉलिसी होती है उसका बजट से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप खुद कह रहे हैं कि 5 साल के लिए होती है पॉलिसी, 5 साल के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर असल में पॉलिसी है क्या? पॉलिसी के अंदर टैक्स के रेट्स हैं, इंपोर्ट टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं। बुनियादी जो झगड़ा है ना वो इस वक्त क्या है? बुनियादी झगड़ा ये है कि पाकिस्तान में जो पहले जो 3 ट्रेडिशनल आपके कार असेंबलर्स थे, उसके बाद नई कंपनियां भी है, 12-13 कंपनीज अब हो गई हैं। एक तो ये चीज़ है, उनको किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर दूसरा झगड़ा ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो बड़ा सिंपल होता था ना कि आपके इंटरनल कंबशन इंजन होते थे, ICE की गाड़ियाँ जो होती थी, कन्वेंशनल इंजन जो है वो गाड़ी होती थी, फिर उसके बाद हाइब्रिड आ गई। अब बात हाइब्रिड से भी बहुत आगे चली गई, अब हाइब्रिड के बाद प्लग इन हाइब्रिड आ गई है, फिर बैटरी वाली गाड़ी आ गई है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है। तो 5-6 वेरिएंट्स जो है वो गाड़ियों के अब आ चुके हैं इसमें। और जो इसके बाद जो अगर ब्रॉडर इसको एक्सपैंड करते हैं डिबेट को, तो क्या हुकूमत ने, पाकिस्तान ने एक ऐसी ऑटो पॉलिसी देनी है जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है? क्या ऐसी पॉलिसी देनी है जिसमें इन्वेस्टर्स के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और सारिफ का भी हो जाए? ये क्या, और तीसरी ये कि क्या सब प्रो सारिफ कर ले और इंडस्ट्री को बिल्कुल भूल जाएं? तो इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की पोजीशन है वो ज़्यादातर टिल्ट कर रही है टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। उनका ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो मुमकिन नहीं है। एक हद तक आप अपनी इंपोर्ट्स को खोल सकते हैं, एक हद तक आप अपनी इंडस्ट्री को कंपटीशन के लिए ओपन कर सकते हैं। उसके बिल्कुल बरक्स एक व्यू है जो गवर्नमेंट के अंदर है। IMF को तो एक साइड पे कर दीजिए। जो पिछले साल नेशनल टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी दी गई थी, उसमें यह तय पाया था कि 5 साल के अरसा में जो सिंपल एवरेज टैरिफ है उसमें कोई 52% तक कमी करनी है। तो वो जो रेट कभी 20% था, उसको इन्होंने कोई 9.7% के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज का एवरेज टैरिफ का लेके आना है। पहले साल की इंप्लीमेंटेशन होगी। पहले साल अगर आप इसको सादा अल्फाज में कर लें, जो मैक्सिमम टैरिफ पिछले साल था वो 197% था। अब वो 197% से जब पिछले साल का बजट आया, नेशनल टैरिफ पॉलिसी जिसमें टैरिफ पॉलिसी में तमाम आपकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टैरिफ्स होते हैं, कंजम्पशन की जो गुड्स होती हैं, वो 197 से आ गया 156% के ऊपर। ये हो चुका है पिछले साल जुलाई से। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो मैक्सिमम टैरिफ है 156% है। इसमें कस्टम ड्यूटी भी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी है, इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी भी है। अब जो ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी, सादा अल्फाज में मसलन अगर बाहर से 100 रुपए की चीज मंगवाते हैं तो उस पर 200, उस पर मैक्सिमम कितने आप टैक्स सारे मिला के कितने? पिछले साल थे 200 रुपए, 197 रुपए। 100 रुपए की चीज है, उस पे 197, यानी कि आपको 297 रुपए की वो चीज मिल रही थी। उसको IMF के मतलब IMF का भी तो इतना नहीं था, जिसमें जो इनकी अपनी जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी थी उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी कमेटीज बनाई, तो वो जो 197 रुपए था वो कम होकर 156 रुपए आ गए। ये वाला जो साल है जो 1 जुलाई से शुरू है, ये सबसे क्रिटिकल साल है। इसमें ये जो नंबर 156% मैक्सिमम ड्यूटीज का, इसको आके गिरना है 74% के ऊपर। 82%, मोर देन, मतलब इसमें इतना ड्रास्टिक कम हो। अब इसके अंदर जो सारा सवाल ये कि इस वक्त जो आपकी गाड़ियां हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 100% है फॉर एग्जांपल, रेगुलेटरी ड्यूटी उसके ऊपर 50% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 6% है। तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन जो जाके बनती है 156% के ऊपर। अब इसको अगर ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत 74 पे लेके आते हैं तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कह रही है वो नहीं होता। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की बात मानते हैं तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी वायलेट हो रही है। ये अब इस वक्त झगड़ा पड़ गया। IMF की बात तो बाद में आ गया। अब अगर हम नाज़रीन के साथ बड़े रेट शेयर करें, क्योंकि ये कंज्यूमर इंटरेस्ट की स्टोरीज होती हैं और ये इश्यूज होते हैं, और होना तो ये चाहिए था कि ये सब आज ये पॉलिसी मंजूर हो चुकी होती, लेकिन आज भी हुकूमत के कुछ इजलास हुए, उसमें आज भी ये फैसला नहीं हो पाया कि जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी में एक पाथ दिया गया, एक रास्ता दिया गया जिसमें 156% जो ड्यूटी है उसने कम होकर 74% पे आना 1 जुलाई से, क्या वो होगा या फिर कम अज कम 156% भी मेंटेन किया जाएगा, फैसला नहीं हुआ। और अगर वजारत तजारत जिस चीज़ की ओनरशिप लेती है नेशनल टैरिफ पॉलिसी की, अगर वो कर लिया जाता है, जो रास्ता वजारत तजारत दिखा रही है और जो वफाकी काबीना ने मंजूर किया हुआ है, उसके मुताबिक जो इस वक्त गाड़ियों के पार्ट्स हैं उसके ऊपर 35% ड्यूटी है। जो लोकली पार्ट्स बन रहे हैं उसको 35% ड्यूटी है बाहर के कॉम्पिटिशन से, उसको कम करके इनका प्रपोजल जो है जो होना चाहिए और अभी तक हो नहीं पा रहा 25% है, 35 से 25% उसमें टैरिफ ड्यूटी उस पर कम हो जाएगा। जो गाड़ियां हैं 800 सीसी तक की जीप्स हैं, उसमें कार है, ऑल्टो गाड़ी उसमें ज़्यादा मेन आ जाती है, मेहरान आ जाती है, उसके ऊपर जो इस वक्त कस्टम ड्यूटी है 50%, 50 को कम होके होना चाहिए 30%। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कीमत गाड़ी की कम होगी। फिर इसी तरीके से जो 1000 सीसी तक की गाड़ी जिसमें ज़्यादातर आपको सुजुकी कंपनी की गाड़ियाँ मिलती हैं, उसकी जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो इस वक्त जो उस पर ड्यूटी है वो 55% है, 55 को कम होके होना है 35%। ये अच्छी खासी रिडक्शन है यहाँ पे। फिर जो 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ जिसमें आपको
टोयोटा के मॉडल्स भी मिल जाते हैं, होंडा के भी मिल जाते हैं, 1200 सीसी, 1300 सीसी, 1500 सीसी की गाड़ी। उसके ऊपर इस वक्त जो ड्यूटी है वो 60% है। 60 को कम होके होना चाहिए 40%। फिर अब आ जाए 1500 सीसी से ऊपर और 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, जिसमें दो वेरिएंट्स आपके जो टोयोटा के मेजर हैं, जिसमें उनके अल्टेस है, फिर ग्रैंडे है। इस वक्त जो इनकी जो है ड्यूटी है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये तो वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि गाड़ियां कौन सी हैं। ये 75% ड्यूटीज हैं, उसको कम होके होना चाहिए 45%। और जो 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ियां बड़ी आपको एसयूवीज नजर आती हैं, उस पर इस वक्त 100% ड्यूटी है। और जो ये टैरिफ पाथ वफाकी काबीना ने मंजूर किया, इसको कम होके होना है 50%। तो ये कामरान, इसमें आप देखें, अगर ये ड्यूटी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाता है तो देयर इज अ मैसिव रिडक्शन इन ड्यूटीज। बट इसकी फिर अगर सारिफ को फायदा हो रहा है तो किसी का जो नुकसान भी हो रहा है वो इन्वेस्टर्स है। इस पे इत्तेफाक नहीं। एफबीआर का भी तो नुकसान होगा ना। चले एफबीआर को तो एक जो फायदा ये है, एफबीआर का तो कभी भला हो ही नहीं सकता ना, वो तो किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेंगे। जो टैरिफ पॉलिसी थी ना, एफबीआर से ले ली गई है वापस काफी अरसे से। अब ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में होती है, नेशनल एक टैरिफ पॉलिसी वहां पे डिस्कस होती है, अप्रूव होती है। अब एक टैरिफ पॉलिसी बोर्ड बना हुआ है जिसकी सदारत वजीर तजारत करते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू इंपैक्ट है, अगर ये फेज 2 इंप्लीमेंट हो जाता है 1 जुलाई से, इसका इंपैक्ट है 144 अरब रुपया रेवेन्यू लॉस है। अच्छा। अगर इसमें आप जो ये पाथ प्रपोज कर रहे हैं, अगर इसमें गाड़ियां भी डाल दें तो ये 180 अरब रुपए तक चला जाता है लॉस। बट गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि जब आप टैक्सेस कम करते हैं तो कंपेटिटिवनेस आती है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी तो और ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे, तो रेवेन्यू आपका ऑफसेट हो जाता है जो लॉस होता है। आज जो मीटिंग हुई है वो इसमें 2 प्रपोजल डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कि इसको कर लें 74% पे, जैसे हम बात करें। दूसरा ये कि अगर, चूंकि अब फैसला तो हो नहीं पा रहा ना, क्योंकि और 30 जून आ रहा है, बल्कि 24 जून को ज़हन में रखे, 30 को तो छोड़ दें आप। और अगर ये टैरिफ पॉलिसी की वजह से और इसकी ऑटो पॉलिसी की वजह से बजट को ये डिले भी कर देते हैं पोस्ट, तो कितना 2-3 दिन आगे ले जाएंगे। तो इसका इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि अगर 74% पे नहीं मानती मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स प्रिवेल कर जाते हैं, तो ड्यूटीज को 74% पे कम कर दिया जाए, उसके ऊपर 82% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। अच्छा, ठीक है, मतलब इधर से काटो और उधर से दे दो। बट उसमें जब फिर आप नेशनल टैरिफ पॉलिसी को वायलेट कर देते हो, दैट विल बी द फर्स्ट वायलेशन ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। और पहले साल में अभी तक जो सेक्रेटरी तजारत के हैं जवाद पॉल, उन्होंने जो ब्रीफिंग भी दी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें उन्होंने कहा कि ये फिर अभी तक की जो उन्होंने कहा जी पाथ है, एक तो 2 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी तक गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया, और उन्होंने कहा अभी भी जो पॉलिसी की बात हो रही है ऑटो पॉलिसी की भी, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है। ना इसके ऊपर मजीद भी बात करनी है। IMF का इसके ऊपर क्या व्यू है और ये बात किस तरफ जाएगी, कि IMF मानेगा, और IMF भी नहीं मान रहा, वजारत तजारत भी अगर नहीं मानती, क्या होगा, क्या पॉलिसी लैप्स कर जाएगी, एक्सटेंड होगी, इसके ऊपर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई जो ऑटो पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और हुकूमत के जो अपने ही इदारे हैं उनमें जो आप कह सकते हैं कि एक रिकनसाइल नहीं कर पा रहे, मुख्तलिफ जो भी प्रपोजल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि एक पेज के ऊपर नहीं है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि IMF भी इन अ वे इज़ अ स्टेक होल्डर। आपने जो हुकूमत के अपने वजारतों के अंदर जो मुख्तलिफ इसके परस्पेक्टिव है, तो IMF का इसके हवाले से क्या कहना है? देखिए, IMF के पास ये जुमेरात को प्रपोजल लेके गए थे कि जो सेल्स टैक्स का रेट है, जो तो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसके ऊपर जो भी स्टैंडर्ड रेट है उसका हाफ कर दीजिए। अगर स्टैंडर्ड रेट 18 है तो आप 9 कर दें। वैसे गाड़ी में उन्होंने 25% भी सेल्स टैक्स किया हुआ, तो 25 है तो आप 12.5 कर दें। और दूसरा प्रपोजल ये था कि जो कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, जिसमें आपकी प्लग इन भी आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाती हैं, बैटरी वाली भी जो है BHEVs भी आ जाती हैं, उसके लिए सेल्स टैक्स का रेट इन्होंने किया 1% प्रपोज। IMF ने नहीं माना। अच्छा। वो प्रपोजल IMF ने रिजेक्ट कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी IMF का जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसमें हमारी जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज्यादा है। ये वजाहत करें, ये कौन सी गाड़ियां जो लोकली असेंबल हो रही हैं या ये तमाम के ऊपर? तमाम इसमें जो प्रपोजल इनका यही है ना बेसिकली। तो आप इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BYD की गाड़ियां मेरे ख्याल यहाँ पे बनना शुरू हो बन रही हैं। मेगा मोटर BYD का है। फिर प्लग इन के अंदर भी कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, और हाइब्रिड तो पहले ही आप है कुछ व्हीकल, तो उन सब के ऊपर था। सेल्स टैक्स कम कर रहे थे, तो सेल्स टैक्स के ऊपर फिर इंपोर्ट के ऊपर भी और लोकल के ऊपर भी, दोनों के ऊपर फिर होगा ना, क्योंकि फिर अगर आप लोकल पे 1% रखें और इंपोर्ट पे 18% लें, तो और उसके पार्ट्स के ऊपर और जो उसके मुख्तलिफ होते हैं, फिर वो एक रिफंड बन जाता है, एक और नया मसला खड़ा हो जाता है। IMF का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि आप सेल्स टैक्स कम करके न्यू एनर्जी जो व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट नहीं कर सकते।
ठीक है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज को सब्सिडाइज करना है या उसके प्राइस को कम करना है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर सब्सिडी दे दें, वो भी आप कहीं और से लगा के। अब जो एक सारे प्रपोजल के अंदर जो खतरनाक चीज पता क्या हो रही है, जो हमारी कन्वेंशनल इंजन की व्हीकल्स हैं उनके ऊपर मुसलसल टैक्सेस बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी बढ़ाया गवर्नमेंट ने, गलत किया, इस साल फिर बढ़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। कह रहे हैं जी कि आप लोगों को फोर्स करें, मजबूर करें कि जी वो जो कन्वेंशनल इंजन की गाड़ियां हैं उसके ऊपर टैक्सेस और लगा दें, और वो जो इजाफी टैक्स है उससे जो इजाफी पैसा इकट्ठा होगा उसे आप दूसरी साइड की गाड़ी की कीमत जो है उसको, टू व्हीलर हो चाहे मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर रिक्शाज हैं अच्छा। या 4 व्हीलर गाड़ियां, उसकी प्राइस वहां से जाके कम कर दे। ये प्लान पाकिस्तान में काम नहीं करते। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि जी आप कन्वेंशनल में जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक में जाना चाहता है, एक चीज। दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि एक मीटिंग में यहां तक बात हुई कि तमाम गाड़ियां जिसमें ऑल्टो भी शामिल है उसके ऊपर भी टैक्स रेट आप बढ़ा दो। अब ऑल्टो वाले से पैसे लेके आप उसको कहोगे आप इलेक्ट्रिक वाला जो है, शायद वो जो देहात के अंदर हमारे जो टाउन उसके अंदर कॉन्सेप्ट अभी है ही ना हो, लोगों की तरह ना पता हो इन चीज़ों को, तो खैर वो चीज़ मेरे ख्याल आगे अभी पता नहीं थ्रू होती है या नहीं होती, प्रॉब्ली नहीं होगी। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो IMF ने भी अभी इसको टर्न डाउन किया है। तो अब जो बात आके रुक गई है वो इस चीज़ के ऊपर रुक गई है कि जी 30 जून तो आ गया, अब क्या करना है। तो आज कोई फैसला नहीं हुआ। शायद जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है जिसकी सदारत सैयद नवीद कमर करते हैं पीपल्स पार्टी के, कल उन्होंने इजलास नहीं करना था और ये कमेटी मुसलसल मिल रही है क्योंकि अब स्टैंडिंग कमेटी की बाइंडिंग होती है इसके ऊपर भी, वो अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे तो वो फिर बाय एंड लार्ज पार्लियामेंट कर लेती है अंटिल कि आप एट द 11th आवर नेशनल असेंबली जो है उसमें कोई चेंज करे। अब कहा यह जा रहा है कि कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग दोबारा होगी, उसमें फिर ये चीज़ आ जाएगी। गवर्नमेंट के लेवल पे अभी तक स्टेटस को है, लेकिन एक लग ये रहा है कि अगर ये कर लें इसके ऊपर ऐसे कि ड्यूटीज को कम कर दें 74% पे ले आए और उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें, इस किस्म की कुछ चीजें चाह रही, बट इस पे क्लैरिटी नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा जो ऑटो पॉलिसी है, जो एक बैलेंस, पूरी दुनिया में ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहा है कि आप जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है, या जो इन्वेस्टर आता है वो जाहिर है कि इसी वजह से आएगा कि कम से कम अगर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा ये ना हो कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आए तो वो इतनी कंपेटिटिव ही ना रहे अगर आप इंपोर्ट खोल दें और वो बेचना। देखिए कामरान, ये ओवरऑल नहीं, वैसे मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल ज़ाहिर है ये बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेटेबल भी इशू है, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी जो, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि फॉर मेनी डेकेड्स, एटलीस्ट 3 डेकेड्स, जो 3 मेन जो जापानीज 50 साल हो गए इनको, वो कंट्रोल कर रहे थे, मोनोपोली थी। लेकिन अब ये देखें जो पिछली ये एग्जिस्टिंग अब जो पॉलिसी खत्म हो रही है उसी का नतीजा है कि उसमें अब आपको मार्केट के अंदर बीसीओ नए जो ये बात आपकी ठीक है, 2021 और 26 की पॉलिसी का एडवांटेज है। आप देखें लोग ये गिला करते नजर आते हैं कि आज आप गाड़ी लेकर के उस पे वो वाला चक्कर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज आप गाड़ी लेंगे, जैसी मार्केट से गाड़ी ली वो डिप्रिशिएट हो रही है, ओन खत्म हो गया है वो। और अगर आप देखें कि बहुत से जो यहाँ पर कार और गाड़ियां असेंबलर हैं आपको ऑफर्स दे रही हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे बगैर इंटरेस्ट फ्री के गाड़ियां ले लें। ये कॉन्सेप्ट ये मेरे ख्याल में से आज से चंद साल पहले नहीं था। तो वो जो पिछली जो करंट ऑटो पॉलिसी, उसी के नतीजे में ये सारे एंट्रेंट्स वगैरह आए हैं। तो लेट्स होप कि जो अगली पॉलिसी आएगी उसमें ये दो चीज अगर कामरान देख लेना, जो मैंने पॉलिसी ड्राफ्ट देखा जो गालबन अब किल हो गया, अब नया ड्राफ्ट शायद बनेगा। गवर्नमेंट कोशिश तो बड़ी की अपने ड्राफ्ट छुपाने की, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। एक तो उसके अंदर लोकलाइजेशन के जो उन्होंने पाथ दिया है ना, उसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवा ले अगली पॉलिसी में, ठीक है, कि कौन कौन से जो एक्चुअल पार्ट्स होते हैं, ये प्लास्टिक की बात नहीं हम कर रहे, सीटों की बात नहीं कर रहे, जो एक्चुअल पार्ट्स होते हैं, इंजन है, गियर बॉक्स है, यहां बनाए 100% इंजन और गियर बॉक्स पाकिस्तान में बनने। उससे क्या फायदा होता है ये भी बता दें। जो फायदा एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट नहीं आता, इम्पैक्ट आपका नहीं आता, ठीक है। आपकी लेबर बढ़ती है, आपकी गाड़ी सस्ती होती है, हर चीज उसका इसका एक इम्पैक्ट होता है ना। कि ये जो असेंबलर्स है उन्होंने तो देखा होगा जापानीज की करेंसी की ये प्राइस है, पाकिस्तान की ये, हमारा प्रॉफिट इतना होगा, बाकी बाढ़ में जाए। फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस कम होने चाहिए, टैक्सेस गवर्नमेंट के भी बहुत। तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस पॉलिसी से निकलनी चाहिए अभी तक जो मैंने ड्राफ्ट देखा है, ये जो कन्वेंशनल इंजन की गाड़ियां हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों लगा रही है लेवी? ये कौन सा तरीका है जी कि आप जो एक आम कस्टमर है उसके पास चॉइस है, अगर वो नहीं लेना चाहता इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब आप उसको या तो इतना उसके लिए अट्रैक्टिव कर दे वो ले ले, वो छोड़ दे कन्वेंशनल इंजन, या आप उसको फोर्स कर रहे हैं जी कि वो आपके ऊपर टैक्सेस दे। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आपने पहले ही डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगाई हुई है, तो लोगों को उनकी चॉइसेस खुद चूज करने दें, उनको फोर्स ना करें कि वो ICE व्हीकल्स लेना चाहते हैं, हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं, प्लग इन लेना चाह रहे हैं, बैटरी की लेना चाह रहे हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाह रहे हैं। तो आप अपनी पॉलिसी दीजिए, जुर्माने मत लगाइए। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि बजट का एक और अहम इशू कि जो टैक्स पेयर्स का जो डाटा है उसकी कितनी सीक्रेसी है, कितनी उसकी प्रोटेक्शन रहेगी बजट के बाद या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बजट पेश कर दिया गया था और जो आप कह रहे हैं कि जो पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत जल्द ये पास भी हो जाएगा। मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं और क्योंकि आपको पता है कि ये मामला इस वक्त जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस मुख्तलिफ तजावीज़ हैं उस पर भी गौर हो रहा है और उसमें एक जो प्रपोजल जो सामने आया है कि जो टैक्स पेयर्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बैंक्स के साथ शेयर की जाए। तो इस पर जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने लिया है। और पहले तो ये बताएं कि ये बैंक्स क्यों चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले टैक्स पेयर्स का? बैंक्स ने नहीं मांगी ये इन्फॉर्मेशन। ये किसने मांगी? ये एफबीआर ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा जी कि अब इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। प्रपोजल ये आया कि चूंकि हम लोगों को पकड़ नहीं सकते, लोगों के जो वहां पे हामिद अतीक सरवर है मेंबर इनके स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन के एफबीआर के, उन्होंने कहा जी कि बैंकों में कोई बैंक लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं 18 करोड़ है जो नंबर उन्होंने कहा जी कि रिटर्न्स के अंदर जो आप और हम सब गोशवारे जमा करवाते हैं 10 लाख अकाउंट डिस्क्लोज हुए में। उन्होंने कहा जी बाकी जो 1 करोड़ जितने भी बनते हैं अकाउंट्स वो जो है 18 करोड़ मतलब उन्होंने बोला नंबर, ठीक है। 18 करोड़ के बैंक अकाउंट्स हमारे पास 10 लाख है, तो बाकी अकाउंट्स हमें कहता है उसके हमें वहां पे कोई उसकी विजिबिलिटी नहीं है। तो बैंकों से इन्होंने काफी अर्सा पहले, कई साल पहले एक इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की थी, बैंक इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो इन्होंने की या नहीं की, अगर की है तो इन्होंने क्या उसका इस्तेमाल किया हमें आज तक नहीं बताया गया। एक और ये कानून में तरमीम इन्होंने प्रपोज ये की कि अब हम सब लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर हम अपनी जो बैंक बैलेंसेज डिक्लेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो सेल्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन बैंकों को दी जाएगी। और बैंक फॉर एग्जांपल कामरान यूसुफ साहब का एक बैंक अकाउंट है उसमें तो 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और उन्होंने अपना जो रिटर्न फाइल किया कामरान साहब ने उसमें 50 लाख दिखाया। तो वो आपके 50 लाख की इन्फॉर्मेशन बैंक को देंगे और आपके बैंक को कहेंगे जी इसके हमें जरा चेक करके तो बताएं। तो वो चेक करके बताएंगे जी 4.5 करोड़ तो उसे डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर फिर कहते हैं एफबीआई ने कहा जी हम आगे काम करेंगे और टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये बातें माजी में भी होती रही है। नादरा का जो डाटा है कि जी नादरा के डाटा हमने ले लिया है, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स पता चल गए हैं, तो इसलिए जी अब हम देखेंगे जी। अच्छा, नादरा का जो डाटा था उसमें बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी थी, तो नादरा के डाटा की तो बाज़ गश्त 2011-12 से आ रही है, 2019 में भी आई है, 2024 में भी आई है। वो उसका क्या किया? क्या आपने अवाम को, लोगों को बताया जाके टीवी चैनल्स के ऊपर कि नादरा का डाटा लिया उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बदले में हमने इतना इजाफी टैक्स इकट्ठा किया? तो अगर आप उसमें कामयाब हो गए हैं तो फिर बैंक वाला भी कर दे। बहरहाल स्टैंडिंग कमेटी का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह व्यू था कि ये आप इस तरह इन्फॉर्मेशन लोगों के आप शेयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये जो इनका रिकमेंडेशन थी वो मुस्तरद कर दिए। तो ये चूंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है बाइंडिंग होती है, अंटिल कि ये नेशनल असेंबली इसमें कोई चेंज कर दे, गवर्नमेंट के लिए अब इसको एक्सेप्ट कर लेगी और नहीं होगी। कमरन, हम हमेशा बात करते हैं बजट प्रोसेस की, फ्रैंकली मज़ा आता है जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये चीज़ें डिबेट होती हैं। हमारे जो बहुत सारे IMF का प्रोग्राम हो या आपका बजट का एक प्रोसेस हो, इसके अंदर ना ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स नेगोशिएट करते हैं, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन जो पॉलिटिकल विजडम होती है ना वो एक पूरा आपको एक व्यू देती है चारों तरफ से कि कोई आपने कोई प्रपोजल मूव किया है तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी बहुत इस पर ज़बरदस्त काम कर रही है। और ये देखें जो पूरी दुनिया में जहाँ पर वाकई डेमोक्रेसी है, खास करके अमेरिका में जो ये कांग्रेशनल कमेटीज़ होती हैं और उनकी जो हेयरिंग्स होती हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जितने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको क्विज किया जाता है, किसी को भी वो स्पेयर नहीं करते, और पर्पस क्या होता है लाइव दिखाया जाता है ताकि जो उनके जो वोटर्स हैं, जो अवाम है, वो देख सकें कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं किस तरीके से अकाउंट। बल्कि ये बात जैसे कि मैं सैयद नवीद कमर के जो चेयरमैन है उनसे हम रिक्वेस्ट कभी करेंगे कि इसको पब्लिक किया जाए, बिल्कुल लाइव इसकी ट्रांसमिशन हो, लोगों को पता चले। और 3-4 sometimes it is good to take name and sometimes it is not, but I must take names। 3-4 लोगों की जो contributions थी ना, उसने जो कानून गवर्नमेंट ने प्रपोज किया और उन लोगों की कंट्रीब्यूशन जो पार्लियामेंटेरियंस है उससे बहुत बेहतरी है। सबसे पहले सैयद नवीद कमर इज एन एक्सीलेंट चेयरमैन, मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज की, ही नोज द सब्जेक्ट, उनको आगे पीछे दोनों चीजों का पता होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट आ रही है। एक क्विकली बिफोर वी क्लोज, ये लोगों का इंटरेस्ट का भी है कि ये भी एक प्रपोजल है कि ज़ाहिर है जो टैक्स रिटर्न्स हम फाइल करते हैं और यूजुअली हमारा मिजाज यही है, और FBR ने भी लोगों को आदी किया हुआ है, वो तारीख पे तारीख देते हैं, तो ये भी प्रपोजल है कि अब आप लेट फाइलिंग पे 25,000 रुपये पेनल्टी आपको पड़ेगी।
अच्छा, इसी पे कंक्लूड करते हैं। ये मैं जो बात कर रहा था ना पॉलिटिकल विजडम की, तो नवीद कमर ने नाज़रीन पकड़िया इस चीज़ को कि गवर्नमेंट ने, FBI ने ये लॉ में प्रपोज ये किया है कि अगर आप जो 30 सितंबर एक स्टैट्यूटरी डेडलाइन या उसके बाद FBI खुद जो एक्सटेंशन देते उसके बाद गोशवारा जमा करवाएंगे तो आपको 25,000 रुपया जुर्माना देगा। ये था ब्यूरोक्रेटिक माइंड। अब पॉलिटिकल माइंड ये कहता है कि हमारे मुल्क में तो पहले लोग गोशवारा जमा नहीं करवा रहे, तो अगर वो 30 को भी आ रहा है, 30 दिसंबर को आ रहा है, 30 मार्च को आ रहा है, तो आप उसे गोशवारा ले लो, आप 25,000 रुपये जुर्माना क्यों ले रहे हो? कहते नहीं जी, वो हमारे पास इसलिए आता है कि उसको गाड़ी खरीदनी होती है, घर खरीदना होता है, फाइलर के रेट से बचना चाहता है। तो ये उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चलेगा वो इसी मकसद के लिए आ रहा है, कोई जेन्युइन भी हो सकता है। उन्होंने कहा जी बस हमें पता है ऐसे ही होता है। तो ये फिर खैर चूंकि पॉलिटिकल विजडम उसके अंदर आ गई और उसमें फिर आखिर ये तय पाया कि जुर्माना ना बढ़ाएं, आप 1,000 रुपया वही रखें और आप उसमें फिर एक कंडीशन लगा दें 3 या 6 माह के लिए कोई बड़ा कोई एसेट वो परचेज नहीं कर सकेगा या 30 जून जो भी डेट अर्ली आ जाए। तो जो पॉलिटिकल विजडम होती है ना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत क्रूशियल होती है और खासतौर पर उसके ऊपर जब पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आ जाए तो जो मामला है और बेहतर हो जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और जो डिसीजन मेकिंग होती है, मुज़ाकरात होते हैं, चाहे IMF के साथ हो, बजट बन रहा हो, उसमें पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिशियंस का और मिनिस्टर्स का होना बहुत जरूरी है। यहाँ आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।